नाज़रीन, बात करते हैं, हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, बजट खसारा 2500 अरब रुपए तक होगा। अगर नए टैक्सेस लगा भी दिए जाएं तो 2000 अरब रुपए, ये पैसे आएंगे कहाँ से सर? ये देखें, जब इन्होंने बजट बना रहे थे तो मैंने तब भी कहा था कि ये बहुत सख्त शराइत जो है मंजूर कर रहे हैं। उस वक्त इन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने जो है 4.6 था या 4.8% ऑफ जीडीपी के ऊपर हम अपना फिस्कल डेफिसिट लेके आ जाएंगे, और इन्होंने कहा कि 3.9 ट्रिलियन का हमारा जो होगा वो डेट सर्विसिंग होगा, और जो बेसिस दिया वो दिया 11.5% जो होगा वो एक किस्म से इन्फ्लेशन और डिस्काउंट रेट होगा। मैंने तब भी कहा था कि यार भाई, अभी ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन आपकी है वो जो है वो चल रही है 20% 22% चल रही है, और कैसे इन्फ्लेशन नीचे होगी और किस तरीके से डिस्काउंट रेट जो है वो आपका नीचे जाएगा। और मैंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया था कि ये इनका जो डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन 5000 अरब की होगी, तो इसका मतलब 1100 अरब तो वहीं शॉर्ट है। अब उसके साथ इनकी जो अभी ये जो आपकी बिजली के जो है उसमें कुछ 700-800 बिलियन की शॉर्टेज आ गई है, तो तकरीबन 2 ट्रिलियन तो यहीं पहुंच गए। तो अब कैसे ये करेंगे? ज़ाहिर है ये बिजली के बिल्स बढ़ाएंगे, मतलब नर्ख बढ़ाएंगे ये। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ आप देख लें कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के में बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा था अपना पीडीएल का, पेट्रोलियम लेवी, और उसमें 855 अरब रुपए का इन्होंने तखमीना लगा दिया। मैंने कहा यार, पिछले साल हमने कोई तकरीबन 200 भी नहीं किए थे, 335 का हमारा वो था, लेकिन हमने 200 भी नहीं किए थे। तो आप इस साल किस तरीके से उसको 4 गुना कर दोगे? वही हुआ है। अभी इन्होंने दिसंबर तक सिर्फ 200 अरब रुपये किए हैं, अभी 6 महीनों में 655 अरब वो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है हैज़ बिकम अ मेस। और उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इन्होंने उनसे ये जो अहदाफ हैं उस पर एग्रीमेंट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो होगा ये इनको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आके तो मतलब कोई सेटलमेंट होगा इनका और IMF का। तो एक तो ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे और उसमें ये मेरे ख़्याल में 50 रुपए से भी तजावुज़ करेंगे। फिर ये आपके ये बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाएंगे, ये टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो फिर भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से इतना बड़ा जो गैप, टैक्सेस बढ़ाना तो तरीन साहब नागुज़ीर हो गया है, लेकिन फिस्कल साइड को देखिए तो सबसे बड़ा जो असल मसला है वो क्वालिटी ऑफ द टैक्सेस है। IMF तो खुश नहीं होगा अगर आप वन ऑफ्स करें, विंडफॉल टैक्सेस या बैंकिंग इनकम के ऊपर लगा दें। कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना किसी एक सेक्टर को स्क्वीज करने की। तो इन चीज़ों से तो वो खुश नहीं होगा ऐसी प्रोपोजिशंस के साथ, विद होल्डिंग टैक्सेस ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एट्सेट्रा। तो सर, सस्टेनेबल टैक्सेशन के हवाले से क्या ये हुकूमत काम कर रही है कि सस्टेनेबल हो ये चीज़, लॉन्ग टर्म भी रहे, और साथ ही मुतवसत तबका जो पहली खते गुर्बत से नीचे चला गया है और आम आदमी, गरीब आदमी, इवन मिडिल क्लास की चीखें निकल गई हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए, या सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है? अभी फायर फाइटिंग हो रही है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं जो कि हम छोड़ के आए थे इनके लिए। 43 मिलियन हम लोग जो है टैक्स पेयर का डेटा छोड़ के आए थे। डेटा सिर्फ नहीं था, हम कैलकुलेट करके इनको दे के आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि ये लोग हैं, इनका इतनी इनकी इनकम है, इतना इनका टैक्स बनता है। और वो अप्रैल में, पिछले साल की अप्रैल में हमने पोर्टल पे चढ़ा देना था उनको, और उसके बाद उनसे टैक्स ले लेना था। और ले लेते, बेशक 6 महीने लगते, 12 महीने लगते, लेकिन हमने शुरू कर देना। फिर ट्रैक एंड ट्रेस में हम 3 जो हैं उसके ऊपर सेक्टर्स को हमने बीच में ले लिया था, इंडस्ट्रीज को, और 20 पे हमने जाना था। उस पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, पहले पे भी नहीं हुई। फिर हमने ये कहा था सप्लाई चेन, हमने कहा था सप्लाई चेन पकड़ो, या इंपोर्ट जब होता है उधर से पकड़ो, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से पकड़ो, और उसके बाद जो डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास, ये पूरी चेन हमने उसमें ऑटोमेट कर दी थी। क्या बना फिर? वहाँ उसके ऊपर भी बिल्कुल आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वो जो आप बात कर रही है ना कि हम जो करने जा रहे थे वो, हम जब याद है पिछली दफ़ा IMF से मेरी लड़ाई इसलिए हुई थी कि मैंने कहा यार मैं टैक्स जो पे कर रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा,
मैं ब्रॉडन करूंगा, मैं रिटेल को जो डॉक्यूमेंट करूंगा, मैं कस्टम्स का सिंगल विंडो करूंगा। ऑल दीज थिंग्स विल डू सो दैट हमारा मोमेंटम जो है वो आगे जाए। और ये वन ऑफ ना हो। अब इन्होंने वही एक किस्म से परचून की दुकान खोल दी है, दो रुपए इस पे लगा दो, 4 रुपए इस पे लगा दो, टैक्सेस लगा दो उस पर, बैंकों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और आप देखें ना, हमने 4700 अरब जो था 21 का टैक्स था, और उसको हम 6100 अरब पे लेके चले गए, 6100 पे और 25 अरब पे। और हमारा इस दफ़ा टारगेट था कि हम इसको 8 ट्रिलियन पे लेके जाना था। सर कता कलामी माफ देखिए सर, मसला ये है कि आप लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडीज नहीं विड्रॉ की ना, इससे भी तो दैट इज अ ह्यूज फैक्टर इन वे वी आर टुडे। लेकिन सर अब आज बहुत बड़ा इशू बन गया है हमारे खाने पीने की अशिया की कीमतें। जो इंडेक्स जो है 31% अर्बन एरियाज में चला गया, 34% रूरल एरियाज देही इलाकों में चला गया इन द फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर। तो सर ये बड़ा मसला है। मुआशी आउटकम जो हमारे पहले 6 माह का है वो तो हम दाव भी नहीं पूरे कर रहे, लेकिन एक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो भी 25% पे क्लोज हो रहा हो, तो इधर तो सर सत्यानाश बेड़ा गर्क हो जाएगा आम आदमी का। तो एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन है जो हम अभी इंकाउंटर कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर, फिर हमने फ्लड्स भी देखे हैं। ये मजीद अब हालात गंभीर होंगे सर। मगर अब मुझे ये बताइए, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कमर तो अब कस नहीं है ना, देर भी तो कर दी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर कुछ आपका पुरसा कुछ इनका था। देखें जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी सीपीआई जो है, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 35% तक जाएगी कम से कम। इधर से 35%, एनीवेयर बिटवीन 30-35, 25 से ये ऊपर जाएगी। और जो एसपीआई है वो 45 से 50% पे जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैसिव होगी, क्लोजर्स होंगे बिजनेसेस वगैरह के। इस वक्त जो है अभी ऑलरेडी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है। अब आप देखें, मैं लाहौर में था अभी, तो पता चला कि स्टील जो है वो 290 पे चली गई है। मेरे वक्त में जब 150 पे गई थी वावेला हो गया था। और मैं कोशिश कर रहा था इसके ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस का कुछ थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इस्तेमाल होती है। और या इनको ड्यूटीज़ पे वेवर देना चाहिए था, कि बिकॉज मतलब हमारे ख्याल में तो 150-60 जो बहुत ज़्यादा था, अब वो 290 पे चला गया। तो 290 पे जाएगा तो आप मुझे बताएं ना, वो कौन खरीद। अच्छा, वो कहता मिल भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप देखेंगे ये सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन जो अभी आएगी, ये आपको 75 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं देखी होगी जो इतनी अभी आएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट होगा उससे। और मुझे तो ख़तरा है कि ये चीज़ें कहीं स्पिल ओवर ना हो जाएं स्ट्रीट्स पे, बिकॉज लोगों की बर्दाश्त है एक लेवल होगा ना। और आप अगर बिजली के बिल बढ़ा देंगे, और आप गैस के जो है निर्ख जो हैं वो कई सेक्टर, वो कहते हैं कई स्लैब में 300-400% का इंक्रीज आ जाएगा, कहाँ से लोग पूरा करेंगे यार ये। तो इसीलिए बहुत इस वक्त एक किस्म से इकॉनमी और उसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स की बात है। हम चला रहे थे IMF प्रोग्राम, और ये हमें कहते थे वो सस्पेंड करके चले गए। आज मैंने एक देखा है, 4 अप्रैल को उन्होंने एक भेजा था मैसेज उसने कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द IMF प्रोग्राम। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हाँ, हम आपस में बैठ के रीनिगोशिएट कर ले, तो कोई सस्पेंड नहीं था। लेकिन इन्होंने फिर भी अप्रैल से लेके एंड ऑफ मई तक चुप करके बैठे रहे। जब चुप करके बैठे रहे, फिर नेगोशिएट करना शुरू किया उनसे, तो जाके वो जुलाई के बीच में इनका मुआहदा हुआ, जुलाई और अर्ली अगस्त में। और उसके बाद अभी फिर डार साहब आए हैं। डार साहब का जो IMF का मिशन आना था अक्टूबर की शुरू में, लेकिन इन्होंने बड़कें छिड़कें मारी, तो वो चुप करके बैठ गए। वो अब आए हैं अगेन अनदर 4 months। तो इस तरह तो नहीं चलता ना। इतनी देर में अनसर्टेनिटी आती है, इतनी देर में महर होता ही है, मार्केट जो है वो एकदम बितक जाती हैं, और जो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। सो दे हैव टू नाउ मेक अप देयर माइंड कि IMF करना है। अगर करना है तो सीरियसली उनके साथ निगोशिएट करें and put some money on the table and get over it, because I don't think there is any other option but do IMF now and stabilize at least your external account, मतलब जो payments हैं,
कि उसमें अगर आप इस वक्त वो लोग मसमसे में फंस गए कि ये ना हो कि हम डिफॉल्ट करेंगे तो डॉलर कहाँ तक जाता देख रहे हैं? ब्लैक मार्केट तो खत्म होते दिख नहीं रही, इतनी मुतहर्रिक हो चुकी है। मैं आपको टेक्निकल चीज बताऊं, इसमें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अभी भी 230 है, ये 230 के करीब है। तो रुपए को होना चाहिए था 235 240, 3 to 4%, 5% बिलो रियर। वो क्यों चला गया है अपना 270 पे? वो इसलिए चला गया है कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो ये फ्री फॉल को रेजिस्ट करता है। वो एक आपका मतलब जब स्पेकुलेटर एक साइड पे लेके जा रहा होता है रुपए अपना करेंसी को, तो वो जाके उसकी ऑपोजिट जाके एक्शंस लेते हैं, और ताकि स्पेकुलेटर को ये डर होना चाहिए कि भाई मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है, आई लूज मनी। अभी ये हुआ क्योंकि इनके पास रिजर्व्स ही नहीं थे इतने, तो वो फ्री फॉल हो गया। अच्छा, अब जो ये एलसीएम भी नहीं खोल रहे थे बिकॉज रिजर्व्स में पैसे नहीं थे, ये जो मतलब लोगों की जो डिमांड्स थी अपनी वो पूरी नहीं कर सक रहे थे, इनको पैसे नहीं थे, तो वो किस मार्केट को एक्सेस कर रहे थे? वो हवाला मार्केट को एक्सेस कर रहे थे। जब हवाला मार्केट को एक्सेस कर रहे थे तो हवाला मार्केट में और इंटरबैंक में एक बहुत बड़ी खलीज आ गई, 40 रुपए की खलीज आ गई। तो खलीज आ गई तो उस वक्त फिर जब इन्होंने मार्केट को छोड़ा, रेट को छोड़ा, तो रेट मूव टुवर्ड्स द हवाला मार्केट, क्योंकि दैट वाज द प्रॉक्सी। उस वक्त अगर ये उसको थोड़ा रेजिस्ट करते, लेकिन किधर से रेजिस्ट करते, इनके पास बेचारों के पैसे ही नहीं थे। लेकिन अगर बैंक्स को कहते कि भाई तुम भी हमारे साथ मिलके जरा इसको रेजिस्ट करो, ये एकदम फ्री फॉल नहीं होनी चाहिए, तो ये जो रेट है इसको 240 45 50 पे आ जाना चाहिए। और अभी भी अगर इनके पास पैसे आ जाएं आईएमएफ से भी, दूसरे लोगों से भी, इनको ये रेट्स को वापस लाना पड़ेगा, लाना चाहिए, अदरवाइज स्पेकुलेटर तो इसको। शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।